अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 के दो पार्ट्स थे, लिक्विड्स और सॉलिड्स। लिक्विड्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सॉलिड्स के लेक्चर्स के ऊपर आएंगे। सॉलिड्स का सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। सॉलिड्स क्या होते हैं? ये वो स्टेट है मैटर की, या ये वो सब्सटेंसेस हैं जो गैसेस और लिक्विड दोनों के मुकाबले में रिजिड और हार्ड होते हैं। इनकी डेफिनेट शेप्स भी हैं और डेफिनेट वॉल्यूम भी है। और इनमें सॉलिड्स को फॉर्म करने वाले चाहे एटम हो, आइंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, ये सारे आपस में बहुत टाइटली पैक होते हैं। इनमें बहुत अच्छी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है। स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? वो फोर्सेस जो पार्टिकल्स आपस में शो करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसमें सोडियम आयन क्लोराइड आयन को अट्रैक्ट करता है। अगर कोई कोवलेंट सॉलिड है जैसे HCl, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो अट्रैक्टिव सॉरी HCl तो एक लिक्विड है। अगर आप कोई HI की बात कर लें, आयोडीन की बात कर लें, तो पार्टिकल्स की आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसको हम स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। सॉलिड्स को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की बेसिस पर। पहली जो टाइप है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डेफिनेट अरेंजमेंट में मौजूद हों। और ये जो डेफिनेट अरेंजमेंट होती है ये स्पेस के तीनों डायमेंशन में फैली हुई होती है। सिर्फ ये नहीं है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी होगी, अलॉन्ग जेड एक्सिस होगी, और ये एक ही अरेंजमेंट होती है जो तीनों के तीनों स्पेस में रिपीट हो रही होती है। तो इनकी बड़ी रेगुलर शेप्स होती हैं। इनमें कहीं बेतरतीबी आपको नहीं मिलती, क्योंकि डेफिनेट अरेंजमेंट पार्टिकल्स की स्पेस के तीनों डायमेंशन में एक ही तरीके से रिपीट हो रही होती है। जबकि दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। ये वो सब सॉलिड्स होते हैं जिनमें एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट पोजेस नहीं करते। इसी वजह से ये ना तो क्रिस्टलाइन होते हैं और ना इनकी डेफिनेट शेप होती है। इन्हें हम शेपलेस सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अपनी डेफिनेट क्रिस्टलाइन शेप है, इनकी कोई शेप नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमॉर्फस सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करवा कर रैपिडली कूल कर दें तो अमॉर्फस सॉलिड में उनको चेंज किया जा सकता है। वैसे तो अमॉर्फस सॉलिड्स में डेफिनेट अरेंजमेंट पार्टिकल्स की नहीं होती, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ रीजन्स ऐसे ज़रूर होते हैं। स्मॉल रीजन्स ऐसे मौजूद होते हैं जिनमें कहीं कहीं पे आपको ऑर्डरली अरेंजमेंट नज़र आ सकती है। तो एमॉर्फस सॉलिड्स के वो रीजन जहाँ पे थोड़ी बहुत ऑर्डर अरेंजमेंट मौजूद हो उन्हें क्रिस्टलाइट्स कहा जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और चीज़ है और क्रिस्टलाइट्स और चीज़ है। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो हैं जिनकी अपनी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है और पार्टिकल्स स्पेस के तीनों डायमेंशन में वेल डिफाइंड वे में अरेंज है। जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर मैंने आपको बताया है कि वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं होती। सिर्फ कुछ पार्ट्स होते हैं, स्मॉल रीजन्स होते हैं जहाँ पे ऑर्डर्ड अरेंजमेंट एग्जिस्ट करती है। स्मॉल रीजन को हम कहते हैं क्रिस्टलाइट्स। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 4.4 4.4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अभी मैंने आपको बताया है कि सॉलिड्स की दो टाइप्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। ये प्रॉपर्टीज जो मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ, टोटल 10 प्रॉपर्टीज, इनकी बेसिस पे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अमॉर्फस सॉलिड से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहली अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव का मतलब होती है जिसकी वजह से ये दूसरों से अलग जो है वो किए जा सकते हैं। इनकी अपनी डेफिनेट डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप होती है। और ये क्यों इनके अंदर डेफिनेट शेप आ जाती है? क्योंकि इनके अंदर पार्टिकल्स की, एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट स्पेस के तीनों डायमेंशन में बिल्कुल डेफिनेट होती है। और जितने भी उनके अंदर जो इंटर एक फेस का दूसरे फेस के दरमियान एंगल होता है ज्योमेट्रिकल शेप में, उन्हें हम कहते हैं इंटरफेशियल एंगल। वो इनमें हमेशा सेम होते हैं क्रिस्टल में। और जो है ना, जितना मर्जी इनको स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दिया जाए, फेसेस और एंगल्स जो हैं वो अपनी तमाम खुसूसियात को बरकरार रखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमॉर्फस सॉलिड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो है इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड को जब भी आप मेल्ट करेंगे वो एग्जैक्ट 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट करेगा और उस वक्त तक ये टेम्परेचर मेंटेन रखेगा जब तक ये पूरा लिक्विड स्टेट में मेल्ट होकर चेंज ना हो जाए। अमॉर्फस सॉलिड में ऐसे शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते। नंबर 3, क्लीवेज प्लेन्स। अगर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ब्रेक करना हो तो हम उनको सिर्फ डेफिनेट प्लेन्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करके ब्रेक कर सकते हैं।
वो प्लेन्स जिनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करके उनको ब्रेक किया जा सकता है वो उनके कहलाते हैं क्लीवेज प्लेन्स। और ये जो क्लीवेज प्लेन्स हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर खास पार्टिकुलर एंगल फॉर्म करते हुए एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं। और ये एंगल सॉलिड टू सॉलिड वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड NaCl है और दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट है, तो ये क्लीवेज प्लेन्स और उनके दरमियान बनने वाले एंगल एक दूसरे से वेरी भी कर सकते हैं। एनाइसोट्रोपी, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कि वेरिएशन शो करते हैं। एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी जब हम उनमें स्टडी कर रहे हो तो वो उसमें वेरिएशन शो करते हैं डायरेक्शन के चेंज होने से। ऐसी तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन चेंज होने से वेरिएशन शो करती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू स्टडी कर रहे हो, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्टडी कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टडी कर रहे हो, थर्मल कंडक्टिविटी स्टडी कर रहे हो, तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं, ये वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में डायरेक्शन चेंज होने से वेरिएशंस यानी चेंज भी शो कर सकती हैं। इसमें बेस्ट एग्जांपल जो भी मैं आपको समझाऊंगी उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम स्टडी करेंगे ग्रेफाइट के क्रिस्टल में। ग्रेफाइट का क्रिस्टल एनाइसोट्रॉपी शो करता है, कैसे ये हम अभी देखते हैं डिटेल में। फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टडी कर रहे हैं ग्रेफाइट में। अगर हम ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पैरेलल लेयर्स में करवा के देखें तो पैरेलल लेयर्स में क्या होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं और मोबाइल होने की वजह से पैरेलल लेयर्स में इलेक्ट्रिक करंट ग्रेफाइट के क्रिस्टल पास कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इसी ग्रेफाइट के क्रिस्टल में पैरेलल लेयर्स की बजाय परपेंडिकुलर टू द लेयर्स इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएं तो फिर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो नहीं करता, क्योंकि परपेंडिकुलर लेयर में कोई भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को जो है वो कैरी आउट कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेफाइट क्या शो कर रहा है, एनाइसोट्रोपी। और किस फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने ये स्टडी किया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। ग्रेफाइट के क्रिस्टल्स में एनाइसोट्रोपी है क्योंकि हम एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जब स्टडी करते हैं पैरेलल टू द लेयर्स तो उन लेयर्स में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से कंडक्शन हो जाती है और इस डायरेक्शन में इसकी कंडक्शन काफ़ी बेहतर होती है एज कम्पेयर टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो वो पास नहीं करता। तो इसलिए हर वो प्रॉपर्टी, हर वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि डायरेक्शन चेंज होने से वेरिएशन शो करे, उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डायरेक्शन चेंज होने से वेरिएशन शो कर रही है ग्रेफाइट के क्रिस्टल में, तो ये एक एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। और ग्रेफाइट का क्रिस्टल क्या फिनोमेना शो कर रहा है, एनाइसोट्रोपी। तो एनाइसोट्रोपी क्या हुआ कि कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे होते हैं जिनमें एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू डायरेक्शन चेंज होने से वेरिएशन शो करे। देखें, अगर पैरेलल लेयर्स में भी कर लेता और परपेंडिकुलर में भी कर लेता तो फिर एक ही बिहेवियर हुआ, वेरिएशन ना हुई। वेरिएशन का मतलब होता है पैरेलल लेयर्स के अंदर कंडक्शन कर लेना और परपेंडिकुलर लेयर में कंडक्शन शो ना करना। ये तो सारा आपका एनाइसोट्रोपी के मुताबिक। अब हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टडी करेंगे, वो है सिमेट्री। हर क्रिस्टलाइन सॉलिड में सिमेट्री होती है। सिमेट्री का क्या मतलब है, जब हम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को 360 डिग्री के एंगल पर रोटेट करते हैं तो उसके वही फेसेस, वही एंगल्स और एजेस रिपीट हो जाते हैं। वही फेसेस, वही एंगल्स और वही एजेस रिपीट हो जाते हैं। तो फेसेस, एंगल और एजेस का 360 डिग्री की रोटेशन देने के बाद दोबारा रिपीट हो जाना, ये कहलाता है सिमेट्री। अमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता क्योंकि उनमें कोई डेफिनेट अरेंजमेंट पार्टिकल्स की नहीं होती। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में 3 तरह के सिमेट्री एलिमेंट हो सकते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लें कि व्हाट इज सिमेट्री एंड व्हाट आर सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री क्या है, फेसेस, एंगल और एजेस का क्रिस्टल के अंदर रिपीट हो जाना। हर तरह ऐसे ही रिपीट नहीं हो जाना, कितनी रोटेशन के बाद, 360 डिग्री along its axis. This is called as symmetry. इसके बाद हम बात कर लेते हैं 6 फिजिकल प्रॉपर्टी की। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। जब हम किसी भी
सब्सटेंस के क्रिस्टल्स फॉर्म करना चाहते हैं तो हम उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद उसकी स्लो कूलिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको NaCl के क्रिस्टल्स चाहिए, आप NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे, उसकी स्लो कूलिंग करेंगे तो आपके पास क्रिस्टल्स ऑब्टेन होंगे। तो क्रिस्टल्स जो हर क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्रिस्टल्स की अपनी खास शेप होती है जिसमें कि वो फॉर्म हो जाता है। वो शेप जिसमें वो क्रिस्टल नॉर्मली ग्रो करता है उसकी वो कहलाती है हैबिट। लेकिन अगर हम किसी भी क्रिस्टल की कंडीशंस को चेंज कर दें तो वो उसकी शेप चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल NaCl वैसे तो क्यूबिक क्रिस्टल होता है, लेकिन अगर हम उसमें 10% यूरिया का इजाफा कर दें, प्योरिटी डाल दें, तो वो क्यूबिकल की बजाय नीडल में ग्रो कर लेगा। अब हम ये नहीं कहेंगे कि क्यूबिकल भी उसकी हैबिट है और नीडल भी उसकी शेप भी हैबिट है। ये तो खाली तब शो करेगा जब उसमें इम्प्योरिटी डलेगी। नॉर्मल कंडीशन में हम प्योर सोल्यूशन को जब भी क्रिस्टलाइज करेंगे हमेशा एक ही शेप में वो ग्रो करके आएगा, क्यूबिकल क्रिस्टल। तो अगर आपको MCQs में आ जाता है NaCl की हैबिट क्या है, क्यूबिकल है, नीडल है या क्या है, शेप वो नीडल में भी ग्रो कर जाता है, लेकिन हैबिट वो होगी जिसमें वो नॉर्मल कंडीशंस में ग्रो करता है। द शेप इन विच यूजुअली इट ग्रोज इज कॉल्ड एज हैबिट ऑफ क्रिस्टल। बेशक वो नीडल लाइक शेप के क्रिस्टल भी दे सकता है, लेकिन ये नॉर्मली ऐसा नहीं करता जब तक कि हम उसमें 10% यूरिया का इजाफा ना कर दें। अब बात कर लेते हैं आइसोमॉर्फिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से। अगर आपके पास दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हों लेकिन वो एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में ग्रो कर जाते हो या एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हो तो वो दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स कहलाएंगे और फिनोमेना को कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म इज द फिनोमेना इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब इसके लिए हम एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। इस टेबल में पहली एग्जांपल के NaNO3 और KNO3 की है, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स हैं। इन दोनों की एक ही क्रिस्टलाइन शेप होती है रोम्बोहेड्रल और एटॉमिक रेशियो है 1:1:3। एटॉमिक रेशियो जो क्या है, एटम्स के दरमियान रेशियो। सोडियम, इसमें सोडियम नाइट्रेट में सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। सोडियम का एक एटम है इसलिए हमने 1 लिखा। नाइट्रोजन का भी एक एटम है, रेशो 1 लिखा। ऑक्सीजन के 3 एटम है तो रेशो 3 हो गई। तो सोडियम नाइट्रेट के साथ अगर हम KNO3 को कंपेयर करें तो यही रेशो इसमें भी एग्जिस्ट कर रही है, हालांकि ये एक डिफरेंट कंपाउंड है। पोटेशियम का एक एटम, सोडियम का एक एटम और ऑक्सीजन का 3। तो ये बात ऑब्जर्व की गई है कि जितने भी आइसोमॉर्फ्स होते हैं उनकी एटॉमिक रेशो सेम होती है। अब K2SO4 और K2CrO4, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम क्रोमेट, ये सेकेंड एग्जाम्पल है आइसोमॉर्फ्स के पेयर की। दोनों आइसोमॉर्फ्स क्यों हैं? क्योंकि ये है तो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस लेकिन ये एक ही क्रिस्टल शेप में ग्रो करते हैं, ऑर्थोरोम्बिक शेप। आगे मैं इनकी क्रिस्टलाइन शेप्स के ऊपर भी आपको लेक्चर दूंगी कि ये क्या होती हैं शेप्स, रोम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक। क्यूबिकल शेप का भी जिक्र है, हेक्सागोनल, तो वो हम अभी अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज हमने फोकस करना है अपने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज या वो प्रॉपर्टीज जो जिससे कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमॉर्फस सॉलिड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। K2SO4 और पोटेशियम क्रोमेट में जो एटम्स के दरमियान रेशो है वो दोनों में सेम है और वो ये रेशो है 2:1:4। 2 किस तरह से? क्योंकि दोनों में दो दो पोटेशियम है। 1 रेशो कैसे है? क्योंकि सल्फर भी एक है और क्रोमियम भी एक है। और 4 कैसे है? क्योंकि दोनों में 4 ऑक्सीजन एटम है। बाकी तमाम आइसोमॉर्फ्स के जो पेयर हैं उनमें जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट है, सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कॉपर और सिल्वर का पेयर है, जिंक और कैडमियम। ये इसलिए आइसोमॉर्फ्स कहलाते हैं क्योंकि इनमें एटॉमिक रेशो भी सेम है और इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म भी सेम है। इसके बाद हम 8वीं प्रॉपर्टी देखेंगे, पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म भी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली प्रॉपर्टी है। अब इसमें क्या होता है कि अगर एक ही कंपाउंड अगर एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, पिछले वाले में क्या था कि कंपाउंड दो थे और क्रिस्टलाइन शेप एक थी, जैसे कि KNO3 और सोडियम नाइट्रेट दोनों एक ही शेप में ग्रो कर रहे थे। पोलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि सब्सटेंस आपके पास एक ही होता है, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट है और ये डिफरेंट कंडीशंस में दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में ग्रो कर सकता है, रोम्बोहेड्रल में भी और ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में भी। कैल्शियम कार्बोनेट भी पोलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पोली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, एक ही कंपाउंड का बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना। कैल्शियम कार्बोनेट ट्राइगोनल फॉर्म और ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म दोनों में एग्जिस्ट करता है, तो ये भी क्या है, पोलीमॉर्फ की एग्जाम्पल में से एक है।
जो पोलीमॉर्फ्स होते हैं उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। इसके बाद हम नाइन्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एलोट्रोपी। ये जो फिनोमेना है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है। अगर एक कंपाउंड की बजाय एलिमेंट किसको कहते हैं? वो सब्सटेंस जो सिमिलर एटम से मिलके बना हो। कंपाउंड किसको कहते हैं? जो मुख्तलिफ किस्म के एटम से मिलके बना हो। जैसे सिल्वर नाइट्रेट था, कैल्शियम कार्बोनेट था, उसमें एक काइंड के एटम्स नहीं थे। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम भी होगा, कार्बन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। अगर यही फिनोमेना अगर कंपाउंड की बजाय कोई एलिमेंट शो कर दे तो हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म नहीं एलोट्रॉपी कहेंगे। अभी आपने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट भी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था और सिल्वर नाइट्रेट भी, वो कंपाउंड थे, इसलिए वो किस हेडिंग के अंडर हमने स्टडी की है? पॉलीमॉर्फिज्म। यही फिनोमेना कि एक एलिमेंट, फिर मैं बता देती हूँ आपको एलिमेंट क्या है, जो सिमिलर एटम्स के ऊपर मुश्तमिल हो। सल्फर सारा सल्फर एटम्स पे मुश्तमिल होगा, कार्बन एलिमेंट सारा कार्बन के एटम्स पे मुश्तमिल होगा, टिन एलिमेंट जिसका सिंबल SN है वो सारा का सारा टिन के एटम्स पे मुश्तमिल होगा। अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये एलोट्रॉपी शो कर रहे हैं। जो नहीं ऐसा करते हम कहते हैं उनमें एलोट्रॉपी नहीं है। सल्फर में क्यों है एलोट्रॉपी? क्योंकि ये रोम्बिक फॉर्म के साथ साथ मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। कार्बन में क्यों है एलोट्रॉपी? क्योंकि ये डायमंड जिनके क्रिस्टल्स की शेप क्यूबिक और ग्रेफाइट जिसकी क्रिस्टल्स की शेप हेक्सागोनल होती है, ये इन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। टिन जिसका सिंबल SN है, ये ग्रे टिन और वाइट टिन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ग्रे टिन के जो क्रिस्टल्स की डेफिनेट शेप है वो क्यूबिकल होती है और वाइट टिन की टेट्रागोनल होती है। 10th और लास्ट प्रॉपर्टी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अमॉर्फस सॉलिड से डिफरेंशिएट करती है वो है ट्रांजिशन टेम्परेचर। अभी आपने जो प्रीवियस दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसमें क्या देखा है कि अगर कोई एलिमेंट, एक ही एलिमेंट दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम कहते हैं उसमें एलोट्रॉपी है। और अगर एक ही कंपाउंड मसलन KNO3 ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है। तो याद रखें कि अगर कोई एलिमेंट एलोट्रॉपी शो कर रहा है या कोई कंपाउंड पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है तो एक टेम्परेचर खास ऐसा आता है जिसपे दोनों की दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म इकट्ठे एग्जिस्ट करती हैं। उस खास टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे कि ग्रे टिन और वाइट टिन का ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इस टेम्परेचर को कम करेंगे तो खाली ग्रे टिन एग्जिस्ट करेगा और इससे ज़्यादा करेंगे तो खाली वाइट टिन। तो 13.2 से नीचे का टेम्परेचर भी ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं है और 13.2 से ऊपर का भी नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ट्रांजिशन टेम्परेचर खाली सिर्फ उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस पे दोनों की दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म, चाहे वो एलिमेंट की हो, चाहे वो कंपाउंड की हो, चाहे वो एलोट्रॉपी शो करने वाले एलिमेंट्स की हो, चाहे पॉलीमॉर्फिज्म शो करने वाले की हो, वो टेम्परेचर जिस पे दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट करें उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। It is the temperature at which two crystalline forms of the same substance can coexist. Coexist का मतलब ही क्या होता है? एक साथ एग्जिस्ट करना, इक्विलिब्रियम पर विद ईच अदर। At this temperature, one crystalline form of substance changes into another. ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरी में और दूसरी वाली पहले में आपस में चेंज हो रही होती हैं और दोनों की दोनों इकट्ठी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इसी तरह अगर हम सल्फर के ऊपर आ जाएं, सल्फर की रोम्बिक फॉर्म और मोनोक्लिनिक फॉर्म दोनों जिस टेम्परेचर पे इकट्ठे एग्जिस्ट करती हैं वो है 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इन दोनों का ट्रांजिशन टेम्परेचर है। लेकिन अगर हम 95.5 से कम कर देंगे तो खाली रोम्बिक सल्फर मिलेगा, अगर उससे ऊपर ले जाएंगे टेम्परेचर को तो खाली मोनोक्लिनिक। तो 95.5 से कम वैल्यू ये भी ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिर एक फॉर्म आपको मिलेगी। इसी तरह 95.5 से अबव का टेम्परेचर भी आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिर खाली आपको मोनोक्लिनिक फॉर्म मिलेगी। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो खास टेम्परेचर है जिसमें दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगी। तो 95.5 पे सल्फर रोम्बिक चेंज हो रहा होगा मोनोक्लिनिक में और मोनोक्लिनिक मुसलसल चेंज हो रहा होगा रोम्बिक में, और दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे। और वो टेम्परेचर जिस पे ये इकट्ठे एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं
दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। वैल्यू तमाम क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज हो सकती है, जैसे ग्रे टिन और वाइट टिन में मैंने बताया 13.2 है, और रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के लिए ये वैल्यू 95.5 है। KNO3 जो है इसकी भी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ऑर्थोरोम्बिक और रोबोहेड्रल, इनका अपना एक ट्रांजिशन टेम्परेचर है। सोडियम सल्फेट की हाइड्रेटेड फॉर्म भी है और एनहाइड्रस फॉर्म कहते हैं जिसमें वाटर निकल चुका हो। इन दोनों का भी अपना एक डेफिनेट ट्रांजिशन टेम्परेचर है। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट की भी डेकाहाइड्रेटेड फॉर्म भी है और हेप्टाहाइड्रेटेड यानी 7 वाटर मालिक्यूल वाली फॉर्म भी है, हेप्टा 7 को कहते हैं और डेका 10 को कहते हैं। तो इन दोनों में भी एक ख़ास टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे। उस टेम्परेचर का कम या ज़्यादा होना फिर दोनों को इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं करवाएगा, सिर्फ एक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, चाहे वो लोअर वाली हो चाहे वो हाइयर वाली हो। तो ये आज का हमारा लेक्चर पूरा मुकम्मल कंप्लीट हुआ प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स।